Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is RLC circuit. What is that? RLC circuits. Student, you have studied about resistance and inductance in your AC circuit. Now if they all are together, resistance, inductance and capacitance together connected to AC, the potential difference. Now what happens? Up this is resistance, this is your inductance, this is your capacitance. तीनों को एक साथ जब हमने AC से कनेक्ट किया तो what will be the result? Let's see. Students, you can see current is flowing like that. अब ये RLC are connected in series. ये आप देख सकते हैं, they are connected in series. Current is flowing like that. What about the voltage? Voltage part is divided among these three. Voltage part इन तीनों में divide हो रहा है. That is among resistance, inductance and capacitance. Now what happens? When voltage is divided, हम जानते हैं इंडक्टर में क्या होता था कि वोल्टेज क्या करती थी? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज π/2 in case of inductor. If you remember, let me make it with another. इनके बीच में जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता था, that was your π/2. That phase is π/2. That is 90 degree between voltage and current. So वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दैट इज योर π/2. और हम इसे रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज VL इक्वल टू I0R, वेयर I0 इज द I0 XL. ये XL होता था XL इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ करता था. एंड इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज. Current leads the voltage by π/2, and this is represented by capacitance across voltage across capacitance, and it is I0 XC. Here XC is represented as capacitance dominated circuit. यहाँ पे current leads the voltage होता था, and तो इनमें phase 90/2 का difference हुआ करता था. And in resistance the phase is same. जिस direction में current होता था, उसी direction में आपकी voltage भी चलती थी. Both E and I are in the same direction. That is voltage. अगर सिंपल इसे हम V से रिप्रेजेंट करें तो हमें I0R से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी. नो स्टूडेंट, हमने ये देखना है कि RLC सर्किट में करंट वाला पार्ट तो सेम है एज इट इन सीरीज, बट वोल्टेज में डिफरेंस आता है अकॉर्डिंग टू देयर फेज चेंजेस. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जितने भी सर्किट हैं दे कंसिस्ट RLC सर्किट्स. इनमें तीनों ही होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्योर रेजिस्टेंस या प्योर कंडक्टेंस इज नॉट पॉसिबल. हाँ, होता ये है कि अगर इसमें इस वाले पार्ट की अगर जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग इफ दिस पार्ट इज मेड लो, तो होगा क्या? इट विल बिकम रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट. लाइकवाइज ये दो पार्ट की वैल्यू अगर हम कम कर दें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की, तो इट विल बिकम इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. दैट यू विल कम टू नो. जैसे जैसे हम इस आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे, विल कम टू नो कि ऐसा कैसे चलता है एंड हाउ इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फेज. तो हम जानते हैं कि करंट इज फ्लोइंग एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड. अब वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इट मींस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज योर V is equal to I0R. This is for current when it is flowing through resistance. What will the voltage across inductor? Let us write it with a symbol VR here for resistance, inductance BL, that is your I0 XL. Let this be equation second. And voltage across your capacitor, that is your I0 XC.
ये क्या चीज है? दिस इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज योर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इनका क्या काम है इस पूरे RLC सर्किट में? ये क्या करते हैं? विल सी इट। बेसिकली एक हल्का सा आइडिया लें तो दे विल जस्ट इम्पीड द करंट। ये अपने सर्किट में इम्पीड करने की कोशिश करता है, इम्पीड मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करता है करंट को, एंड दिस विल इन इट्स ओन सर्किट, एंड टुगेदर क्या इफेक्ट पड़ता है? लेट्स सी विद द फेजर डायग्राम की हेल्प से भी हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये वर्कआउट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, this RLC circuit behaves like that. Now we go for its phasor diagram. अब हम इसके phasor diagram की बात करते हैं कि इन फेज में ये कैसे वेरिएशन शो करते हैं। So very easy to understand. Let us consider a phasor diagram. यहाँ पे हम let this with your this is y-axis, up to A. This thing, this OA represent your resistance part, that is your VR. This up to here, it is your, let it be a B. This represent your, that is your VL part. अगर हम इस पार्ट की बात करें, दिस इज योर VL पार्ट, एंड दिस ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट रहेगा ये कैपेसिटेंस वाला, दैट इज योर O by is your B up to here, sorry students, it up to here only. This is your कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। अब तीनों हैं तो वोल्टेज, और ये तीनों वोल्टेज किसके बराबर होनी चाहिए? ये तीनों वोल्टेज बराबर होनी चाहिए द वोल्टेज ऑफ मेन AC सप्लाई, दैट इज E0 के बराबर। सो अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, let us complete a parallelogram. Let this point be H, this point is B dash. Now this OB dash क्या होगा? अब हमने यहाँ पे BL बढ़ा दिया, यहाँ पे VC is along OD and BL is along your OB. Now अगर ये purely inductive dominant circuit है, तो obviously this part will be larger and this part will be small. And if it is purely resistance based circuit, तो obviously इसका dominance होगा, और अगर ये purely capacitance based circuit होगा तो this will be more. अगर हम OB dash की बात करें इतने हिस्से की स्टूडेंट्स, तो this will be your, this entire is your VL minus BC. इन दोनों के बीच का जो फेज है, see up to here इसका फेज 90 रहता था, और इसका फेज भी कितना रहेगा यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो it will be 90, यानी 180 का फेज है, and this is the phi. This is the angle made with the resultant and horizontal. Horizontal में हम क्या देख रहे हैं? This is your purely resistive circuit, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा this is the resultant, and this resultant is nothing but this is your peak value, that is with current के साथ ये resultant बनता है, that is E0. Now this comes to be VL minus B, this OB dash. So from here OA is BR, your OB is your BL, and your OD is your OB dash is your VL minus B. And now what is phi? Phi is the angle between the resultant and horizontal. Horizontal और resultant के बीच का ये जो एंगल है, that is your phi. बना रहा कौन है इसे? करंट, दैट इज I0, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम था, बट वोल्टेज पार्ट इज डिवाइडेड। नो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ से, तो इस डायग्राम से अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट इज OH इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इट विल बी योर OA स्क्वायर, योर दैट इज रिजल्टेंट इज योर OA स्क्वायर प्लस
your this AH, that is AH square. Perpendicular square is, yeah, it is your AOH square, that is OA plus OB dash whole square, that is your OH. Same side of parallelogram, so it is OB dash square. Now students, let's go for further steps. Now it comes out to be, in place of OA, now you will write what? OA की जगह अब आप क्या लिखोगे? That is your VR and this is your VL minus BC. But in place of BR, you know, it is I naught R. Here it is I naught XL minus I naught XC. This is the thing. Now, students, यहाँ से I naught square is a common. It comes out to be I naught square जो है common आ जाएगा. So that is only I naught will remain there. Here we are left with R square plus XL minus XC. I naught is like that. Squares and roots कट जाएगा. This OH is your E naught. E naught is equal to this much. Let me rub the phasor diagram. Now this comes out to be E naught upon I naught किसके बराबर आ गया? It comes out to be R square plus XL minus XC whole square under root. And this value is has certain name. इस वैल्यू का कुछ ना कुछ नाम होगा. अब ये वैल्यू का नाम है Z. इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट. अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है? E नॉट अपॉन I नॉट क्या चीज हुई? That is voltage divided by current. That is E नॉट अपॉन I नॉट ही आपका Z माना गया. And here Z is equal to this factor. That is known as impedance. तो ये impedance बेसिकली करता क्या है? अब आप बोलोगे क्या सिर्फ RLC सर्किट में ही इम्पीडेंस होता है? नो. अगर बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है? पाथ ऑफ करंट में रोक लगाता है. अगर बात करें हम इंडक्टेंस की, इट विल आल्सो डू सेम थिंग, पर उसे हम इम्पीडेंस ना बोल के क्या बोलते हैं? XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. एंड इन सिमिलरली फॉर कैपेसिटर it is capacitive reactance. So now let us move further. अगर हम उस डायग्राम को रिकॉल करें तो we can get tangent phi also. This impedance is of great value. इस impedance से हमें पता चलता है कि किसी भी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है करंट के लिए. That is known as impedance. This Z factor has a lot of value in your AC circuits. Now we move further few steps. What is, if you recall the diagram, that is tangent phi हमारा कितना था? Our tangent phi was AH upon OA. That is perpendicular upon base. And AH is equal to OB dash upon OA. What was your OB dash? That is your VL minus upon VR. This was your tangent phi. इसमें भी फर्दर 3 केसेस निकलते हैं स्टूडेंट्स. 3 केसेस अराइजेस. अगर सपोज इन केस ऑफ VL, आई लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय I naught XL, I naught XC and I naught R. Let us take I naught common. XL minus XC upon I naught R. I naught से I naught cancel हो गया. We get XL minus XC upon for tangent phi. तो tangent phi की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार. Tangent phi is now, tangent phi कितना आ गया? Tangent phi is now XL minus XC upon R. If XL is equal to XC, that is phi is 0. जब ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स क्या?
इसका मीन्स जो सर्किट है हमारे पास दैट इज नॉन इंडक्टिव, वो नॉन इंडक्टिव हुआ, ओनली प्योर रेजिस्टेंस आ गया। हम बात कर रहे थे पहले कि तीनों ही मार्केट में जब सप्लाई होती है इन सर्किट्स की तो RLC टुगेदर आर देयर, लेकिन अब इन फैक्टर की वेरिएशन से ही कोई जो है ज़्यादा रेजिस्टिव बनता है या ज़्यादा इंडक्टिव बनता है या ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला बनता है। तो इफ XL इक्वल टू XC तो यहाँ पे नॉन इंडक्टिव हो गया, यानी इसमें इंडक्टेंस नॉन इंडक्टिव इज दिस इंडक्टेंस वाला फैक्टर। नाउ इफ XL इज ग्रेटर देन XC, नाउ इट विल बी मोर क्लियर। अब क्या होगा, इट विल बी मोर इंडक्टिव, या आप कह सकते हैं इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। अगर ये उल्टा हो जाए XL लेस देन XC then that will be a capacitive dominant circuit। इस तरह ये सर्किट्स जो है आपके बनते हैं। So this is your RLC circuit which is quite important from your numerical point of view से देख लीजिए, otherwise for your practical utility point of view these things are very important। Just a brief snapshot। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, एसी में कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज और करंट एक सा रहता था। फिर हम गए इंडक्टर में हमने देखा देयर इज अ फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस साथ ही चलेगा। एंड देन वी गो फॉर कैपेसिटेंस, वहाँ भी फेज डिफरेंस था। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती थी, ऑलवेज रिमेंबर, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटेंस वाले सर्किट में करंट लीड करता था वोल्टेज को, एंड द फेज डिफरेंस इज सेम, दैट इज π/2 इन बोथ द केसेस। हम डिस्कस कर चुके कि RLC में फेज डिफरेंस कैसे वेरिएशन करता है। देन वी गो फॉर अब ये तीनों के तीनों वोल्टेज जब एक साथ है और सीरीज में है एंड मोर ओवर करंट इज फ्लोइंग इन सीरीज, तो डेफिनेटली दैट विल हैव सम अफेक्ट ऑन द करंट। उस रुकावट को, उस अफेक्ट को हमने नाम दिया इम्पीडेंस। जब हम तीनों सर्किट को एक साथ पढ़ा, वी गोट ए फेजर डायग्राम, वी गोट ए इम्पीडेंस ट्रायंगल, जिससे हमने टेंजेंट फाई निकाला, एंड टेंजेंट फाई के स्पेशल केसेस बने, एंड फॉर ऑल केसेस वी कम टू नो कि कैसे कैसे एक पूरा RLC सर्किट कब वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, कब वो इंडक्टेंस की तरह और कब वो कैपेसिटेंस की तरह। स्टूडेंट, stay tuned with this thing and revise them properly।